हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार उढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और आपको जैसा पता है कि हम लोग इकोनॉमिक्स का जो अपना पूरा सब्जेक्ट है, हम उसको बहुत अच्छे से अपने कंप्लीट कर चुके हैं। और हम लोग आपका नए विषय की तरफ आपका बढ़ रहे हैं, और उसमें भी हम लोग एक चैप्टर को आपका कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 उसमें देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 में आपको बहुत पहले जैसे ही आपके स्कूल ओपन हुए थे, उस समय में आपको चैप्टर नंबर 1 आपको पढ़ा चुका हूं। और आज हम जो है अपनी पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है, चैप्टर नंबर 2 संविधान का निर्माण, उस चैप्टर से हम लोग अपनी कहानी को शुरू करेंगे। और उस कहानी के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर में आपके संविधान का निर्माण होता क्यों है, क्यों उसकी आपको जरूरत पड़ती है। हम ये सारी चीजों को पढ़ेंगे। और इसी के साथ हम सबसे पहले संविधान निर्माण की इस आपका प्रोसेस में हम जो है बच्चों, सबसे पहले साउथ अफ्रीका का एक एग्जाम्पल लेंगे, उसको मानचित्र में भी देखेंगे। उसी के साथ हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चे बहुत अच्छे से अपने लेक्चर को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। उसके उपरांत अगर कोई आपका प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हमसे अपना प्रश्न जो है बच्चों पूछ सकते हैं इस टॉपिक से संबंधित। क्लियर है? चलिए ज्यादा समय लेते सीधे हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 2 जो है हमारे समक्ष है संविधान निर्माण। इस चैप्टर को हम लोगों को बहुत अच्छे से आपका समझना है। और बहुत सारी ऐसी जो आपकी चीजें हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी, मेरी जिम्मेदारी मैं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझाता चलूं चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत। तो संविधान निर्माण, सबसे पहले हम लोग आपका परिचय पढ़ेंगे और उसी के साथ हम लोग जो हमारा मेन चैप्टर है उसको आगे प्रारंभ करेंगे। क्लियर है? चलिए देखिएगा, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए। पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने की आजादी नहीं है। देखिए, सबसे पहले बात है कि जो हमारा लोकतंत्र है, क्लियर है बच्चों, जो हमारी आपका डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी के अंतर्गत जो भी आपके शासक हैं, उन शासकों को लोगों पर आपका मनमानी करने की आजादी नहीं है। बच्चों, मनमानी का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपनी नहीं चला सकता। ठीक, कुछ बुनियादी नियम हैं और कह रहे कुछ बेसिक हमने रूल भी बनाए हैं जिनका पालन नागरिक और सरकार दोनों को करना होता है। यानी कि जो नियम है कौन करेगा उनका पालन? चाहे आपका नागरिक हो, चाहे आपका सरकार हो, दोनों उसका पालन करेंगे। ऐसा सभी नियम को सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। और कह रहे कि ऐसे सभी जो आपके सम्मिलित रूप में जो अब नियम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आपका सारे सम्मिलित नियमों को संविधान कहा जाता है। क्लियर है? देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति, उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। यानी कि संविधान क्या है बच्चों? किसी भी देश का सर्वोच्च कानून है। और साथ में क्या करता है कि नागरिकों के जो अधिकार हैं, जो उसके राइट्स हैं, आपका वो बताता है। सरकार की जो शक्ति है वो बताएगा। और गवर्नमेंट के जो तौर तरीके हैं काम करने के, उसके विषय में बताएगा। इतना क्लियर है संविधान का ये काम। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। बात क्या करेंगे? जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, हम लोग क्या करेंगे उस पर कुछ आपका बुनियादी हम लोग प्रश्न उठाएंगे। हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है? संविधान कैसे बनते हैं? उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनता है? किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं? देखिए, इन सब चीजों को देखेंगे कि हम लोगों को संविधान की जरूरत क्यों होती है। पहला प्रश्न तो है आपका, जरूरत क्यों है। दूसरा है कैसे बनते हैं। और तीसरा है कौन बनाता है। चौथा किस तरीके से बनता है। पांचवा प्रश्न है इसी के अंदर कि किस लोकतांत्रिक देश के संविधान के आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। और फिर है आपका एक संविधान बन जाने के बाद हम बाद में बदलती स्थिति के अनुसार उसमें बदलाव कर सकते हैं। अब देखिए, इन सारे प्रश्नों को हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत लेंगे और जानेंगे। क्लियर है?
पहले बुनियादी सवाल के ऊपर आपका प्रश्न होगा, ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हम लोग आपका जरूरत को देखेंगे, फिर कैसे, फिर कौन और किस तरीके से। इसके साथ ही हम अपने संविधान का जो फॉर्मेशन है उसको हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से पढ़ते चले जाएंगे, जानते चले जाएंगे। बच्चों इतना क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए, हाल ही के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। कह रहे कि अभी क्या हुआ है, हाल ही के दिनों में एक संविधान बना है दक्षिण अफ्रीका। हम लोग वहां के एग्जाम्पल के साथ अपनी चीजों को प्रारंभ करेंगे। वहां क्या हुआ और क्या दक्षिण अफ्रीका लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया। यानी कह रहे हैं कि अफ्रीका के जो लोग हैं, दक्षिण अफ्रीका के लोग, उन्होंने जो अपने संविधान बनाया है उस काम को किस तरीके से किया है, ये हमको देखना है। हम इस अध्याय की शुरुआत इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और उसके पीछे के मौलिक विचारों, मूल्यों की आपका चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। इन सबको देखिए, कहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल कहां का लेंगे, साउथ अफ्रीका का। चलिए, तो साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल हम लोग बाप का ले रहे हैं। और साउथ अफ्रीका में सबसे पहले तो हम लोग आपका साउथ अफ्रीका को देखेंगे, कहां पर पड़ता है, क्या उसकी स्थिति है, उसको देखेंगे। लेकिन उससे सबसे पढ़ने से पहले आपको ध्यान रखना है एक व्यक्ति का नाम, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो को आपको ध्यान रखना है, ये ऐसे व्यक्ति हैं, नेल्सन मंडेला, ये कहिए कि इनको दक्षिण अफ्रीका में गांधी कहा जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका के कैसे हैं, गांधी हैं, ठीक, नेल्सन मंडेला। बाद में इनको बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस मैप को देखिएगा जो आपके समक्ष आया है। ये मैप जो दिखाया गया है बच्चों आपको, आप इसको देखिएगा। ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप है बच्चों, किसका, अफ्रीका महाद्वीप का ये आपका मैप है। इस अफ्रीका महाद्वीप का जो पूरा भाग है उसको आप देखिए, और हम आपको दिखा रहे हैं साउथ अफ्रीका। देखिए, ये इसका देश है, ये नीचे दिखाई दे रहा है जहां मैं आपका रेड कर रहा हूं। इस देश की कहानी के साथ हम लोग, इस देश के उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ हम लोग अपना जो चैप्टर है हम उसको प्रारंभ करेंगे। क्लियर है? ये इतना आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ हम चीजों को अपना आपका प्रारंभ करने वाले हैं कि पूरा जो अफ्रीका है वो आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्थ अफ्रीका, उसमें जो देश है साउथ अफ्रीका, उसको हमने देख लिया। वापस चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए, तो आप लोगों ने अफ्रीका को देख लिया, कहाँ स्थिति है, कहाँ लोकेटेड है। मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि जब मैं पिछले बार आपका बच्चों को पढ़ा रहा था तो बच्चे कह रहे थे कि सर हमको लोकेशन देखना है, तो इसलिए मैंने आपको मानचित्र के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका की स्थिति को आपको समझा दिया है, ताकि आपके माइंड में पूरी पिक्चर बन जाए कहां पर है। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, मैं साउथ अफ्रीका के जो गांधी हैं मैं उनको बता चुका हूं। नेल्सन मंडेला की तुलना बच्चों किससे की जाती है, देखिए उनका तुलना है गांधी से की जाती है। ध्यान दीजिए, किससे करते हैं, गांधी से करते हैं। गांधी कौन, महात्मा गांधी। ठीक, आगे देखिएगा बच्चों आप लोग इस आपका चैप्टर के अंतर्गत। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, एक इनकी अपनी कोटेशन है, उसके साथ हम लोग अपना लेक्चर प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही आश्वेत के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूं, और मगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं। नेल्सन मंडेला। देखिए, उन्होंने इस पूरी कोटेशन में क्या क्या चीज कही मैं आपको समझाता हूं। प्रभुत्व का मतलब होता है किसी एक वर्ग की सत्ता, यानी कि पूरे देश में केवल एक ही लोगों का आपका शासन चले, आपका किसी का रूल चले, चाहे वो, अब देखिए दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत जो कहानी है श्वेत और अश्वेत की, आम भाषा में काले और आपका गोरे को लेकर।
दक्षिण अफ्रीका में ये सबसे बड़ा जो आपका केस रहा था। ठीक उन्हीं के बीच में आपका संघर्ष था, आपकी सत्ता को लेकर, लोकतांत्रिक आपकी प्रक्रिया को लेकर, समाज में सब लोगों की स्वतंत्रता को लेकर, समानता को लेकर, इस चीज के लिए ये आपका संघर्ष कर रहे थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं आपका लेक्चर में, ताकि जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे सारी चीजें आपके बहुत अच्छे से ऑटोमेटिक आपको क्लियर होते चले जाएंगे। नेल्सन मंडेला का कथन है, जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का आपका मुकदमा चलाया था, उन्होंने और 7 अन्य नेताओं को 1964 में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध के लिए आजीवन कारावास की सजा दी थी। अब देखिए, गोरों ने, सबसे पहले देखिए, गोरों मतलब बात चल रही है अंग्रेजों की। बच्चों, अंग्रेज कैसे थे? श्वेत। और जो वहां के लोग हैं वो कैसे हैं? काले हैं, सांवले हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत और अश्वेत। अब जब इन्होंने देखा कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि काले गोरे का भेदभाव हो रहा है, और उस भेदभाव के साथ हमारे साथ कुछ शासन व्यवस्था में बहुत सारे विरोध हो रहे हैं, तो उन्होंने उस चीज का विरोध किया। और उस समय क्या हुआ कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। किसने चलाया? गोरों ने चलाया। और गोरों ने रंग भेद के चलने वाली शासन व्यवस्था का क्या किया है? विरोध किया है। और उस विरोध के तहत इन्हें देशद्रोह के मामले में उनको जेल में घेर दिया और आजीवन कारावास की सजा दी गई। इतना ध्यान है? आगे देखिए, अगले 28 वर्ष तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल यानी कि रोम्बे द्वीप में कैद रखा गया। यानी कि 28 साल तक वो कैद रहे। ठीक, कितने साल तक बच्चों? 28 साल तक। देखिए, यानी कि रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से उनको देशद्रोह का मुकदमा चलाकर 28 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा। उस व्यक्ति का संघर्ष देखिए कि जिस व्यक्ति ने इस डिस्क्रिमिनेशन के तहत अपनी आवाज उठाई और उसका खामियाजा ना भुगता, 28 साल जेल रहा, लेकिन उसकी आवाज को दबा नहीं पाए। ठीक, ये सारी चीजें हैं जो हमको और अच्छा करती हैं, और ये बहुत सारी चीजें हैं जो आज भी हमारे यहाँ समानता स्थापित करने वाले जो मूलभूत तत्व हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। देखिए, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष, इसको समझिए। किसके? रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। रंग भेद नस्ली भेद पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है। किस पर आधारित है बच्चों? रंग भेद आपका नस्ली भेद यानी कि नस्ल पर आधारित है, जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर आपका चलाई जा रही थी। और कहां चल रही थी? मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लाद दी थी। कहां के लोगों ने? जो गोरे लोग थे। गोरे मतलब ब्रिटिशर, ऑलमोस्ट उन्होंने आपके लाद दी। अब देखिए, यूरोप में बहुत सारे देश निवास करते हैं, वहां के भी और अन्य, जैसे कि फ्रांस, जर्मन, इटली, क्लियर है, ये सब देश थे। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका में भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से आप गुलाम बनाया, जैसे भारत को। यानी कि सेम अफ्रीका की और भारत की वही स्थिति थी, क्लियर है, जैसी भारत की रही थी। यहाँ आए, हथियार दिखाया, जोर जबरदस्ती की, अपनी राजनीति की, अपनी नीति की, और उन्होंने क्या कर लिया? भारत की तरह ही दक्षिण अफ्रीका को अपना गुलाम बना लिया। पर भारत से उलट काफी बड़ी संख्या में गोरे दक्षिण अफ्रीका में बस गए। अब होता क्या है कि भारत में तो ज्यादातर लोग आपका नहीं बस पाए, तो आपके ब्रिटिशर थे, लेकिन कहां बस गए ये लोग? दक्षिण अफ्रीका में बस गए। उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया, और जो भी वहां की लोकल आपकी बॉडी थी, जो वहां शासन जिस प्रकार से आपका चलता था, उसका पूरा कंट्रोल इन्होंने क्या ले लिया? अपने हाथों में। बच्चों, किसने लिया? जो आपके श्वेत लोग थे, जो कहां से आए थे? यूरोपियन कंट्री के थे, जो आपके यूरोप से आए थे। ठीक, रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। अब देखिए, उन्होंने ऐसी ही आपका राजनीति की, और इस राजनीति में जो आपकी चमड़ी का रंग था उसके आधार पर लोगों को बांट दिया, यानी कि श्वेत और अश्वेत। देखिए,
जो अफ्रीका के मूल लोग हैं वो कैसे हैं? आश्वेत हैं, यानी कि काले रंग के हैं। और जो लोग बाहर से आए थे वो कैसे थे? वे श्वेत थे, सुंदर दिखते थे। तो इन्होंने इसी आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों को ना डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, रंग भेद कर दिया, और उसी के आधार पर लोगों को बांट भी दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता था। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 था। अब जितनी पॉपुलेशन थी उस पूरी पॉपुलेशन का 3/4 भाग क्या था? अफ्रीका लोगों में काले लोग थे। क्लियर है? उन्हें आश्वेत कहा जाता था। श्वेत और आश्वेत के अलावा वहां मिश्रित नस्ल, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था। अब कुछ लोग वहां ऐसे थे जो आपके श्वेत भी थे, आश्वेत भी थे, और उसके अलावा कुछ आपके मिश्रित, यानी कि ना काले थे ना गोरे थे। उनको क्या कहा गया? रंगीन कहा गया। अब देखिए, और भारत से गए लोग भी थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो भारत से भी कहां गए थे? आपका उधर गए थे, अफ्रीका। ठीक, कहां गए थे? भारत गए थे। गोरे शासक गोरों के अलावा से सबको छोटा और नीचा मानते थे। अब सबसे बड़ी बात थी, जो शासक थे गोरे लोग, वो गोरों को ही क्या मानते थे कि उच्च वर्ग के हैं, ये अच्छे आपका स्टेटस वाले हैं। बाकी सबको क्या मानते थे? आपका छोटा और आपका नीचा मानते थे। उन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था, यानी कि उनका वोटिंग जो आपका राइट्स था वो भी उन्होंने आपका छीन लिया था। अब देखिए, आप समझिए, क्या भारत में इस प्रकार की वर्तमान में व्यवस्था है? तो नहीं। हमारे यहाँ रंग भेद, जाति आधारित, धर्म आधारित, स्थान आधारित, लिंग आधारित, क्लियर है, राज्य आधारित कोई बातें नहीं। हमारे यहाँ केवल एक भारत का नागरिक, हमारे यहाँ कोई श्वेत हो अश्वेत हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको समान राइट्स है। चाहे कोई आपका कितना मालदार व्यक्ति हो और चाहे कितना आपका गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, उसके अधिकार सबके समान है। समानता के अधिकार को हम लोगों ने आपका एक्सेप्ट किया है। ठीक, और किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ नहीं है। आर्टिकल 15 सबके लिए समान अधिकार आपका प्रावधान करता है। ठीक, अब देखिए, वोट गिनने का अधिकार किनके पास नहीं था? जो वहां के आश्वेत लोग थे। यानी कि देखिए कितना बड़ा आपका डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद की राजनीति नीति हो रही थी। कहां? साउथ अफ्रीका में। अब ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं, पूरी स्टोरी जो आपको चल रही है, एक एक स्टेप करके आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि जब आप लोग अभी संविधान निर्माण पढ़ेंगे तो इस कहानी का बहुत बड़ा योगदान होगा उसमें। क्लियर है? क्योंकि पूरा सारांश छिपेगा उसमें जाकर, तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे देखिए, रंग भेद की शासकीय नीति आश्वेतों के खास तौर पर दमनकारी थी। और जो नीति बना रहे थे आश्वेत लोगों के लिए क्या थी बच्चों? दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाजत नहीं थी, यानी कि जहां गोरे लोग रहते हैं वहां काले लोग आपके नहीं रह सकते थे। परमिट होने पर ही वे जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालय तक गोरों और काले के लिए एकदम अलग इंतजाम थे। अब देखिए कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था गोरों के लिए और कारों के लिए। हर जगह अलग, टैक्सी अलग, होटल अलग, हॉस्पिटल अलग, अस्पताल अलग, कॉलेज अलग, सब जगह अलग, पूरा डिस्क्रिमिनेशन साफ साफ, ये गोरों के लिए और ये कालों के लिए। एक नस्ल भेद की जो राजनीति हो रही थी, उसमें देखिए कितनी बड़ी हमारे सामने जो घटना है वो सामने आ रही है। इस प्रथाकरण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था, यानी कि हर व्यक्ति के लिए अलग इंतजाम था, कालों के लिए अलग, गोरों के लिए अलग, क्योंकि गोरे अपने आप को उच्च मानते थे और जो काले को हम वो क्या समझते थे कि बहुत दयनीय स्थिति में है, निम्न है। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उन्हें आपका गिरजा तक में, जो गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे, यानी कि जो काले लोग थे, जो गिरजाघर जिसको बोलते हैं चर्च, वो चर्च तक में नहीं जा सकते थे। आश्वेतों का संगठन बनाने, इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। और आपका सबसे बड़ी बात है कि ये वो आपका कोई ऐसा संगठन नहीं बना सकते थे
कि जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है हम इसका विरोध कर लें, वो ऐसा भी नहीं कर सकते। यानी कि टोटल दमनकारी की नीति आपका वहां पर बनी हुई थी। किसके लिए? आश्वेत लोगों के लिए। 1950 से ही आश्वेत रंगी चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। क्लियर है? उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, हड़तालों का आयोजन की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीका नेशनल कांग्रेस के आपके तिरंगे तले एकजुट हुए। इसमें कई मजदूर बाप के संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अब देखिए लोग क्या हो गए? एकजुट हो गए। किसके खिलाफ? जो ये विरोध हो रहा है कि जो आप नस्ल भेद की जो राजनीति कर रहे हैं, जो आपका डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उसके खिलाफ। अब देखिए आपको पता होगा बच्चों, छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं कि जब महात्मा गांधी अफ्रीका गए तो अफ्रीका जाते समय उन्होंने देखा कि जो यहाँ लोग हैं अफ्रीका के लोगों के पास क्या है, जो भारतीय लोग हैं अब आपका रह रहे हैं, जो भी अफ्रीकन लोग आपके रह रहे हैं, उन्हें एक पास मिलता था, एक प्रमाण पत्र, जिसको गोरे लोग क्या करते थे, आपका उसको जांच कर कर व्यक्ति के नाम के आधार पर उसको बनाकर आपको उसको देते थे, और जिसके तहत क्या था, उस व्यक्ति को हमेशा अपने समक्ष रखना होता था, उसको सदैव अपने पास रखना होता था। जब महात्मा गांधी आपका दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो वहां जब आपका रहते हैं, ये देखते हैं कि ये तो एक अलग प्रकार की अजीब व्यवस्था है, और महात्मा गांधी ने उस अजीब व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया, आंदोलन किया, और पहला सत्याग्रह अपनी लाइफ का साउथ अफ्रीका में वो लोग आपका करते हैं। और वो अंग्रेजों से यह आपका मनवा के मानते हैं कि कोई भी आश्वेत लोग कोई भी आपका प्रमाण पत्र अपने पास नहीं रखेगा। इस तरह महात्मा गांधी ने वहां पहला अपना सत्याग्रह किया, और उसके तहत इस कानून व्यवस्था को महात्मा गांधी ने सबसे पहले वहां आपका समाप्त कराया। क्लियर है? बाद में आप देखते हैं कि महात्मा गांधी वहां कुछ समय तक रहे, लगभग 35 वर्ष तक वहां रहेंगे। फिर उसके बाद वापस भारत आते हैं, और भारत आने के बाद क्या है, भारत की जो आपको स्वतंत्रता, जो आपका संघर्ष है, वहां उसका हिस्सा बनते हैं और उसके काम को आगे जारी करते हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर के अंतर्गत आप लोगों ने संविधान निर्माण का हम लोग अभी चैप्टर जो आपका शुरू किए हैं, उसमें खाली हम कुछ स्थिति को पढ़ रहे हैं, और अभी तो हम केवल दक्षिण अफ्रीका की जो स्थिति है उसको पढ़ रहे हैं कि आखिर में वहां क्या क्या चीजें थी, क्या आपका संघर्ष था, और कैसे हम आपकी समानता की बात करेंगे। तो उसका जो पुराना इतिहास है, उस इतिहास को हम लोग आपका पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से आपका पढ़ रहे हैं। संविधान फॉर्मेशन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसको जानेंगे। क्लियर है बच्चों? मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आपको समझ आई होंगी। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, लाइव जोड़कर चैट के माध्यम से आप हम तक अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे इस लेक्चर को घर जाकर अवश्य रिवीजन करिए। स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।